दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो दुनिया के मैप में बस एक छोटा सा डॉट है, लेकिन मोदी जी के सपनों में ये हांगकांग और सिंगापुर जैसा एक बड़ा बिजनेस हब बनने वाला है। वो तो आसान है, बस नाम बदलने की देरी है। एक हांगकांग बाजार तो गुड़गांव में भी है। मणिपुर की समस्या भी ऐसे ही निपटाई मोदी जी ने। अंडमान और निकोबार द्वीप में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई एग्जॉटिक वेकेशन डेस्टिनेशन हो। सरकार भी यही प्लान कर रही है, लेकिन सिर्फ अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के लिए। मतलब आपके सपनों की छुट्टी करके उनका ड्रीम वेकेशन प्लान हो रहा है। आज जनहित में जारी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जनहित में नहीं धनहित में है, और सबसे पहले चेक करेंगे इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी। 92,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पावर प्लांट और एक पूरा टाउनशिप। साउंड्स इंप्रेसिव राइट? पर इसका कॉस्ट एस्टिमेट भी गडकरी जूनियर के एथेनॉल के प्रॉफिट रेट की तरह बढ़ते ही जा रहा है। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। 2020 में ये 10,000 करोड़ था, फिर 71,000 करोड़, फिर 82,000 करोड़, अभी 92,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जाएंगे, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने पेड़ काटे जाएंगे। प्रोजेक्ट के अपने रिपोर्ट के हिसाब से 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। पार्लियामेंट की माने तो 9.5 लाख पेड़, पर साइंटिस्ट का एस्टिमेट इससे 10 गुना है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 1 करोड़ पेड़ कटेंगे फॉरेस्ट डेंसिटी के हिसाब से। एक प्रॉब्लम और है, इस कोट एंड कोट वेकेंट लैंड पर ऑलरेडी कोई रहता है। ट्राइबल कम्युनिटीज जो हजारों सालों से यहाँ है, पर उनका क्या, वो तो गिनती में भी नहीं आते। और जो गिनती में ना आए उनकी विनती क्यों सुने। एक छोटी सी डिटेल और, ये आइलैंड अर्थक्वेक और सुनामी का एक रेगुलर कस्टमर है। 2004 में ही आइलैंड का कुछ हिस्सा 3 मीटर नीचे चला गया था। लेकिन कोई बात नहीं, बचपन से ही मगरमच्छ के साथ खेलने वाले मोदी जी क्या नहीं कर सकते हैं। ये आंसुओं का ट्रेनिंग भी शायद उस मगरमच्छ को मोदी जी ने ही दिया था। Not quite my tempo. गवर्नमेंट का विजन देखो, एक सस्टेनेबल ग्रीन ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड लीजर। सस्टेनेबल और ग्रीन, जहाँ पे 92,000 करोड़ इन्वेस्ट करके करीब 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? हरे रंग से इन्हें वैसे ही दिक्कत है, लेकिन सफेद झूठ बढ़िया बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिव टू हांगकांग इज पॉसिबल इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये लाइन पढ़ के लगता है जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ने न्यूज़पेपर में ऐड डाली हो, पता करो हमारे साइंटिस्ट रामदेव बाबा अगला क्या बेचना चाहते हैं। प्रोजेक्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20 से 25% सी ट्रेड गुजरता है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली। पावर प्लांट, क्योंकि लिए बिजली तो चाहिए ही होगी। टाउनशिप, बिकॉज लोग रहेंगे कहाँ। प्रोजेक्ट के जस्टिफिकेशन के लिए ये लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक लोकेशन परफेक्ट है। निकोबार के लास्ट पॉइंट से इंटरनेशनल सी रूट्स बस 25 से 40 किलोमीटर दूर है। ये लोग बोलेंगे कि इंडियन ओशन रीजन में जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही जरूरी है। टूरिज्म एंगल भी है, प्रिस्टीन वर्जिन बीचेस, लश एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और सीनिक हिल्स। क्या बात है, सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जन्नत का दरवाजा खुल रहा है। हाई एंड टूरिस्ट को एंगेज करना है, जो एडवेंचर टूरिज्म जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग करने यहाँ आएंगे। मतलब टूरिस्ट आएंगे प्रिस्टीन बीचेस देखने। जो कंस्ट्रक्शन के बाद प्रिस्टीन रहेंगे या नहीं, ये अलग बात है। हो सकता है पहले मोदी जी आ जाए बेयर ग्रिल्स के साथ तैरते हुए। It is also a dangerous place. There is a lot of wildlife here. लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने इसे डेंजर नहीं मानना चाहिए। बेयर ग्रिल्स ब्रिटिश भी है, उसे बताएंगे कि कैसे आरएसएस का ब्रिटिश से पुराना रिश्ता है। पंकज सेक्सरिया, कमल कुमारी और आशीष कोठारी, सृष्टि वाजपेयी, वैष्णवी राठौर, अजय साइनी, एम राजशेखर और ऐसे कई रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट ने इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट, कॉस्ट और वायलेशन एक्सपोज किए हैं। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अगर आपको समझना है कि कैसे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट लॉस का एक भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, तो इस किताब को जरूर पढ़े जो पंकज सेक्सरिया ने एडिट की है। कोई कहेगा कि दूर किसी आइलैंड में अगर किसी मेंढक को दिक्कत होगी तो इससे देश का डेवलपमेंट थोड़ी देर रुक सकता है। पहली बात कि अगर एक पूरे ट्राइब का एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, एक पूरी स्पीशीज ऑफ एंडेमिक एनिमल्स को खतरा है, यानी ऐसे एनिमल्स जो कहीं और नहीं मिलते, तो हाँ, बिल्कुल सोच विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं, इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस है। इनको तो यही नहीं पता कि इन्हें चाहिए क्या। What do you want?
It's not that simple. What It's do you want? कभी कहते हैं पोर्ट चाहिए, जब पोर्ट सिर्फ वायबल ना लगे तो बोलते हैं यहाँ हांगकांग बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे और पूरा टाउनशिप बसेगा। और ये सब बनाने में अगर कोई रेयर जानवर को दिक्कत हो रही है तो उसको वनतारा के जानवर के पास भेज देंगे। और ज्यादा सवाल उठे तो ये बोल देंगे कि ये पोर्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत नेसेसरी है। सोल्जर बोल दिया मैंने, सोल्जर बोल दिया। आर्गुमेंट खत्म। हेलो सोल्जर बोल, सोल्जर, सोल्जर, ये सोल्जर। पर अगर नेशनल सिक्योरिटी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो नेवल बेस के साथ कसिनो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों बना रहे? जो चीजें नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आप वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कसिनो और रिसोर्ट, क्या ये सब चीजें देखते हैं आप? गोल पोस्ट चेंज करना तो इनकी पुरानी आदत है। डिमोनेटाइजेशन हो या लॉकडाउन, रोज नया काउंटडाउन। इतने दिन में ये कर दूंगा, उतने दिन में वो कर दूंगा। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। The Nifty slumped to a 7-month low. The Sensex tanked 234 points, erasing most of the gains of this entire year. वैसे मैं सिर्फ 18 घंटे सोता हूँ, फिर वो ये हो जाता है और ये वो हो जाता है। और जब कुछ ना हो पाए इनसे तो चाहे जो हो जाता है। नोटबंदी पहले काले धन के लिए हुई, फिर सारे पैसे वापस आ गए। फिर कहा कि कश्मीर में लोग पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, फिर वो भी नहीं हुआ। और फिर अभी कैशलेस इकोनॉमी होने का झुंझुना बजा रहे हैं। लॉकडाउन लगा था कि वायरस ना फैले, फिर जब गरीबी और भूखमरी फैली तो कहा इतने देर में हॉस्पिटल दुरुस्त कर लेंगे। और फिर जैसे कोविड सेकेंड वेव में पीक पर आया, जनता को अपने हाल पर छोड़कर आत्मनिर्भर बना दिया गया। गोल पोस्ट शिफ्ट कर दो, एक नया नारा, एक नया टास्क, एक नई हेडलाइन और नया हैशटैग। चलिए हम इस वीडियो के गोल पर वापस आते हैं। जर्नलिस्ट एम राजशेखर ने इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को लेके सवाल उठाए हैं। मैरीटाइम कंसल्टेंट्स का कहना है कि देखो, अगर सिंगापुर और श्रीलंका का राइवल बनाया जाए तो सेलिंग टाइम तो हाफ हो जाएगा, पर एक पोर्ट के लिए उसके अराउंड एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। पोर्ट अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मोदी जी बिना मीडिया और कैमरा के कहीं अकेले नहीं दिख सकते, चाहे हिमालय में ध्यान ही क्यों ना कर रहे हो। पर ये तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ कंटेनर्स होगी, कोई सब्सटैंटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही। लो वैल्यू पोर्ट है तो इकोनॉमी भी कम ही होगी। मेन लैंड से जितना इसका डिस्टेंस है, बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे 2.5 से 3 गुना ज्यादा होगी। मतलब आप ज्यादा खर्च करेंगे इस पोर्ट बनाने को, पर आप सिंगापुर और कोलंबो से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। जो पोर्ट ऑलरेडी खड़ा है, आप उसको कंपटीशन एक नया फ्रॉम जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कैसे देंगे? इस पर किसी के पास कोई जवाब है नहीं। सवाल ये रह जाता है कि ये पोर्ट कम्पिटिटिव कैसे रहेगा। इंटरेस्ट आउटगोइंग करीब 2000 करोड़ सालाना हो सकती है। पोर्ट का रेवेन्यू अर्निंग एस्टिमेट किया जा रहा है इंटरेस्ट आउटगोइंग से 800 करोड़ कम, सिर्फ 1200 करोड़ के आसपास। मतलब लॉस में चलने वाला एक प्रोजेक्ट। टाउनशिप का कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट आउटगोइंग होगी करीबन 10,000 करोड़। तो अब सवाल आता है कि ये पोर्ट बनने से फायदा किसको होगा? मेन लैंड और ओवरसाइट से दूर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के तो मजे ही मजे, कौन देख रहा है? और मतलब इतने लाखों पेड़ काटे जाएंगे तो सिंगल बिगेस्ट लॉगिंग टेंडर। दिसंबर 2021 में विमता लैब्स ने उन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA की एक रिपोर्ट तैयार की। रिसर्चर्स और NGOs ने लगभग 400 कंसर्न्स रेज किए इस प्रोजेक्ट पर आई थिंक 400 पार सुनते ही गवर्नमेंट को झटका लग गया। रिसर्चर्स और एनवायरमेंटलिस्ट से ये सरकार को इतना ही प्यार है जितना अयोध्या के वोटर्स को 2024 के इलेक्शन में बीजेपी से। खैर, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने सभी कंसर्न्स को नोट कर लिया। फिर प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट को ठेंगा दिखा दिया। अंगूठा तो दिखाया, पर ठेंगे से नहीं, उस पर मोहर लगाने के लिए। नवंबर 2022 में सारी क्लियरेंसेस दे दी गई। अक्टूबर 2021 में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने स्टेज 1 का क्लियरेंस दे दिया। अब मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो कागज नहीं दिखाएंगे। नवंबर 2021 में एनवायरमेंट और CRZ क्लियरेंस भी दे दी गई। नेशनल पार्क्स के अराउंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाया जाता है, जहां पर मनमर्जी कंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं किया जाता है। निकोबार का गलाथिया पार्क एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहां ये प्रोजेक्ट बन रहा है। वहां जानबूझकर कोई सेंसिटिव जोन रखा ही नहीं गया। CRZ 1A एरियाज वो होते हैं जहां कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, बर्ड्स और टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड पाए जाते हैं। यहाँ कानून के मुताबिक पोर्ट्स नहीं बन सकते हैं, लेकिन रातों रात किसी ने कह दिया कि ये एरिया CRZ 1A में नहीं 1B में आते हैं। सो इट्स ओके। बस यहाँ नाम बदलने से काम बन जाता है। मल्टीपल लॉ वायलेशंस भी हुए और ड्यू प्रोसेस भी इग्नोर किया। एक दूसरे की गवर्नमेंट को जंगल राज कहकर क्रिटिसाइज करने वाले नेता भूल जाते हैं कि जंगल के भी अपने कानून होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने एक कमेटी बनाई प्रोजेक्ट के क्लियरेंसेस परखने के लिए। अब ये कॉमेडी देखो कि कमेटी में वही लोग थे जो ये प्रोजेक्ट पुश कर रहे थे। मतलब जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर एक ही आदमी है। ये तो अपना पेपर खुद चेक करने वाली बात हो गई। बाहर वालों को तो जैसा जचा वैसी जांच कर ली।
पर वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है और इस सो कॉल्ड वेकेंट लैंड पर हजारों साल से जो कम्युनिटीज और आदिवासी है उनके साथ क्या हो रहा है। पहले बात करते हैं शॉम्पेन्स की। 2022 में इस कम्युनिटी के सिर्फ 245 लोग ही बचे थे। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG में आते हैं जो हंटिंग और फोरेजिंग पर डिपेंड करते हैं। एकेडमिक्स और साइंटिस्ट का मानना है कि आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट करने से ही ये डिजीजेस से मर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है निकोबारीज। 2004 के सुनामी के बाद निकोबारीज को टेम्पररी शेल्टर्स में रिहेबिलिटेट किया गया था। ये 2 कॉलोनीज में हुआ जो उनके अपने गांव से काफी दूर थे। 17 साल तक वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड पे वापस भेजा जाए, लेकिन ये निकोबारीज की घर वापसी नहीं करा पाए और अब गवर्नमेंट ने निकोबारीज के एंसेस्ट्रल लैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए वेकेंट डिक्लेयर कर दिया। उपजाऊ को बंजर कहो और हरे भरे को खाली। जैसे मध्य प्रदेश में कितने ही युवाओं को बेरोजगारी के धब्बे से बचाया गया, उन्हें आकांक्षी बनाकर। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। वैसे ही इन ट्राइबल कम्युनिटीज को भी बेघर कर दिया है, उनकी जमीन को वेकेंट और उनको एक्सप्लोरर्स कहकर। नो जन, नो जंगल, नो जमीन। इतने गांड जिन पे जिम्मेदारी हो आपके राइट्स प्रोटेक्ट करने की। अगस्त 2021 के लेटर में अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अश्योरेंस दिया, लेकिन वही लेटर में ये भी लिखा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एग्जेम्पशंस होंगे वो दे सकते हैं। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष। ये क्लासिक रियल एस्टेट फ्रॉड है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी सेफ है बोलकर मैं कभी भी बेच सकता हूँ, ये पेपर पे लिखवा लेना। तुझे मेरे पे भरोसा है? नहीं। गुड। नवंबर 2022 में ट्राइबल इश्यूज को लेकर एक RTI फाइल की गई। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के PVTG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डिवीजन ने उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं, आप नीति आयोग से पूछो। नीति आयोग ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से पूछो। क्लासिक इंडियन ब्यूरोक्रेसी का ऑफिस। एक तीसरी कम्युनिटी भी यहाँ है जो मेनलैंड से सेटलर्स है। 1969 में एक सर्विसमैन की फैमिलीज यहाँ लाई गई थी फ्रंटियर लैंड से। यहाँ पर छोटा नागपुर के आदिवासी भी है, कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज है जो बंगाल से है और आंध्र प्रदेश से कुछ मछुआरे भी। आज के डेट में इस आइलैंड का कुल पॉपुलेशन बस 8000 लोग है। सरकार का टारगेट है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 30 सालों में पॉपुलेशन को 3.5 लाख तक पहुंचाना है, मतलब 4000% इंक्रीज। ये पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मोदी है तो मुमकिन है। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद आप ही सोचिए, जो शॉम्पेन्स और निकोबारीज है, क्या वो बचे रहेंगे? क्या इन 30 सालों के बाद आपको उनके कल्चर की कोई निशानी भी दिखेगी? अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिन ट्राइब्स रेगुलेशन ऑफ 1956 के अंडर वर्चुअली 100% आइलैंड एक ट्राइबल रिजर्व है। 2007 से 2022 इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर कोई भी सेटलमेंट नहीं किया। 14 साल बीत गए। वो कहते थे कि इस जगह को फॉरेस्ट राइट्स की क्या जरूरत है, फॉरेस्ट तो ट्राइबल के साथ है और ये जगह ट्राइबल रिजर्व है। जो 14 साल में नहीं हो पाया वो बस 14 दिन में क्लियरेंस भी दे दिया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर। कमेटी में कोई भी आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। देख रहे हैं विनोद, अपनी गलतियों की जांच ये खुद ही कर लेंगे और जिनके एग्जिस्टेंस का सवाल है उन्हें कमेटी में भी शामिल नहीं करेंगे। खैर, ट्राइबल काउंसिल ने अपना नो ऑब्जेक्शन वापस ले लिया जब उन्हें पता चला कि ये प्रोजेक्ट लैंड में उनकी अपनी जमीन और गांव भी है। NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट वायलेशन पॉइंट आउट किया। हर्ष चौहान जो NCST के चेयरपर्सन थे, उन्होंने कंसर्न्स रेज किए, पर हुआ क्या? कांग्रेस के क्लेम्स के हिसाब से उन्हें रिजाइन करने के लिए पुश किया गया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये ड्राफ्ट में ये सजेशंस भी थी कि आदिवासी लोगों को आउटसाइडर्स से सेपरेट रखने के लिए बार्ब वायर फेंस लगा दिए जाएंगे। थैंकफुली ये बारबेरियन सजेशन बाद में हल्ला मचने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और नुकसान भी है। यहाँ पर है प्रिस्टीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया का नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान रिलीज किया, जिसने गलाथिया बे को मोस्ट इम्पोर्टेंट मरीन टर्टल हैबिटेट माना। रिपोर्ट क्लियरली कहता है कि बीचेस पर डिस्टर्बेंस हो सकता है पोर्ट्स, जेटीज, रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन से। पर गेस व्हाट, 25 जनवरी 2021 में गलाथिया बे के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेटस को ही हटा दिया गया। That is bad news. 19 जनवरी 2021 में एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान साइन किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस प्लान की वजह से अब टर्टल्स एकदम सुकून से जिएंगे। पर एग्जैक्टली इससे 2 हफ्ते पहले उन्हीं की निगरानी में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गलाथिया सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया था पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII, उन्होंने डी नोटिफिकेशन रिकमेंड किया और मिटिगेशन प्लान भी डेवलप करने का दावा किया। ये प्लान जो लेदरबैक टर्टल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, पोर्ट
बनाने के बावजूद। सोचिए कितना ख्याल है इनको। RTI में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जब उनसे लेदरबैक टर्टल्स पे साइंटिफिक स्टडी की लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी है नहीं, ना स्टडी है ना आइडिया, फिर भी बन गए बड़े नेता। चाय में चीनी है या जहर, वो डेटा नहीं देता। गलाथिया बे जहाँ पे ये पोर्ट बन रही है वो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में लेदरबैक टर्टल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट्स में से एक है। इनके इंडियन ओशन के पॉपुलेशन में सिर्फ 1000 ब्रीडिंग फीमेल्स ही बचे हैं। 2023-24 में सिर्फ गलाथिया में 600 से ज्यादा टर्टल्स ने नेस्ट किया। मतलब इस जगह की इंपॉर्टेंस क्लियर है। ये जेंटल जायंट्स यहाँ पे नेस्ट करके कभी ऑस्ट्रेलिया तक तैर जाते हैं, कभी अफ्रीका के कोस्ट तक। ये वही सफर और रिचुअल्स है जो लाखों सालों से चल रहे हैं, इंसानों के आने से भी पहले। अब प्रोजेक्ट जस्टिफाई करने वालों का लॉजिक आप सुनिए। अरे ये टर्टल्स बहुत सहनशील और जुगाड़ू है, बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं। सुनामी के बाद ये 8-10 साल नहीं आए थे अंडे देने, देखो आज वापस आ गए। टेंशन मत लो, यहाँ पोर्ट एक बार बन जाए 10-1 साल घूम घाम के ये वापस आ जाएंगे। लेदरबैक्स रेजिलिएंट होते हैं, वो आप चिंता मत करिए, पोर्ट के साथ अडेप्ट कर लेंगे। हर कंटेनर आता जाता देखकर तालियां बजाने लगेंगे। ये तो ग्लोबल स्पीशीज है। फाइनली इन लोग को डेवलपमेंट के साथ एडजस्ट करने की आदत लगा रहे हैं हम। बस झोला उठाकर ओला बुलाकर ये लोग चल देंगे। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांड। फिर इसके बाद एक और बिजार क्लेम। अच्छा, एक एंडेमिक स्पीशीज ऑफ उल्लू है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। कोई नहीं, जब हम लाखों पेड़ काट कर साफ कर रहे होंगे तो ये उल्लू जिस पेड़ में रहते हैं ना, उसे हम जियो टैग कर देंगे, एकदम जियो टैग कर देंगे, वो पेड़ नहीं काटेंगे। इतना साइंस, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, इतना साइंस। इन गधों को कौन समझाए कि उल्लू पेड़ में नहीं जंगल में रहते हैं। जब आप पूरा जंगल साफ कर देंगे तो ये जियो टैग वाला फैसिलिटी उल्लू को नहीं चाहिए। कुछ उल्लू डेफिनेटली दफ्तरों में भी रहते हैं। अगर आप इंडिया के सारे बर्ड वॉचर्स को साथ ले आओ तो वो 10 साल लगा के भी 10 लाख पेड़ में उल्लू कहाँ नेस्ट करते हैं उसको जियो टैग नहीं कर पाएंगे। गलाथिया को सिंपली डिनोटिफाई नहीं करा गया। सेक्रेटरी जो एनवायरमेंट के इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि सेंचुरी को ना हम वेस्ट कोस्ट में शिफ्ट कर देंगे। सेंचुरी कैसे शिफ्ट होती है? क्या हम जानवरों को संस्कृत में बोलेंगे, यहाँ से हटिए उधर चलिए? अहम गच्छामि। उनका प्लानिंग ये था कि कोरल रीफ को काट कर कहीं और शिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या मरीन लाइफ भी उनके साथ शिफ्ट हो जाएगी? निकोबार में एक अनोखी बर्ड है जो दुनिया में और कहीं नहीं है, जो जमीन में गड्ढे खोदकर अंडे देती है। ये है मेगापोड्स। पोर्ट बनाने के लिए इन लोगों का प्लान है मेगापोर्ट्स के लिए एक नई सेंचुरी बनाएंगे और उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब वापस उसी बात पे कि ये बात आप मेगापोर्ट तक कैसे बोलेंगे? क्या मेगापोर्ट्स ने हम भारत की कोडिंग लैंग्वेज संस्कृत सीख ली है? और वैसे भी ये नया आइलैंड सिर्फ 1.2 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, तो मतलब मेगापोर्ट्स यहाँ जस्ट कर ही लेंगे। बहुत जगह है। बड़े बड़े क्लेम्स की बात चली है तो मोदी जी का ज्ञान भी सुन ही लेते हैं। वो हमेशा लाइफ का मंत्र दे देते हैं, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उनका कहना है कि एकदम रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी है नेचर के साथ हार्मनी में रहना। यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। लेकिन इधर वो नेचर का हारमोनियम बजाकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मोदी जी की लाइफ का मंत्र एक ही है, डॉटर हो या नेचर, बस सेल्फी खिंचा लो, सब हो जाता है। कोई ऐसी समस्या दुनिया में है ही नहीं जो एक इवेंट, एक फोटोशूट, एक हैशटैग से सॉल्व ना हो पाए। हमारे कैमरा जीवी को छापस की बीमारी है। बर्थडे पर देखा ना हर जगह कैसे छपे हुए थे। भारत एक फोटो प्रधान देश है, काफी लिटरली। मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी FAC ने अग्री किया 130 स्क्वायर किलोमीटर प्राइम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को वो डाइवर्ट कर देंगे। मतलब एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो 1000 सालों से खड़ा है उसकी भरपाई की जाएगी 2000 किलोमीटर दूर हरियाणा में एक सूखे बंजर अरावली में। ताज्जुब की बात तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये मिनिस्ट्री के फॉरेस्ट क्लियरेंस देने से पहले ही हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको एक सफारी जोन घोषित कर दिया। कहा कि निकोबार का आइलैंड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ हम सफारी चालू करेंगे और वापस वही टूरिज्म का जुमला। इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट विजय कोलिंजवाड़ी कहते हैं ये कोई कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन है ही नहीं, ये दो अलग अलग कमर्शियल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। एक मजाक निकोबार में चल रहा है और उस मजाक का एक्सटेंशन हरियाणा में। 92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कभी भी सुनामी या अर्थक्वेक से वॉश आउट हो सकता है। इसी साल 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ वेस्ट निकोबार से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। क्या ये जगह किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने खुद एडमिट किया कि 2004 की जो सुनामी थी उसमें ग्रेट निकोबार ने सबसे ज्यादा सफर किया था। 9.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हुआ और आइलैंड का सदर्न पोर्शन 3 मीटर नीचे धंस गया। पूरी की पूरी मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डूब गई।
ईस्टर्न कोस्ट से समुद्र 200 से 500 मीटर अंदर आ गया। मैनग्रोव फॉरेस्ट 97% तक खत्म हो गया। पिछले 10 सालों में 450 के करीब अर्थक्वेक हुए इस आइलैंड में, मतलब एवरेज एक हफ्ते में एक अर्थक्वेक। निकोबार के आखिरी पॉइंट में जो लाइट हाउस पानी में डूबा हुआ है वो एक टाइम पे जमीन पे था, पर एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कॉन्फिडेंटली ये बोलते हैं कि इतने बड़े अर्थक्वेक का तो 400 से 750 साल का रिटर्न पीरियड होता है। मतलब इनका जो यूजुअल आदत है, कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी आंकड़ा उठाओ और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो। पोर्ट का कंस्ट्रक्शन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनेट को करेंगे लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत। अब मजाक चल ही रहा है तो एक और मजे की बात सुनिए। ये एक पोर्ट है पर इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ओवरसी नहीं कर रही। यहाँ डिफेंस कंपोनेंट्स है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ओवरसी नहीं कर रही। ये टेंडर आ रहा है होम मिनिस्ट्री से और एनेट को, जिसका सबसे बड़ा इंफ्रा का काम गेस्ट हाउस बनाना था, उसे अब पोर्ट कंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। तो हम भी बना लेंगे। गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और कार्गो हैंडलिंग को आउटसोर्स कर दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स के पास। 10 फर्म्स ने इंटरेस्ट दिखाया है पोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। इनमें से प्रोमिनेंट है एसआर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और भी कुछ नाम हैं पर आप समझ ही रहे होंगे। पानी हो या पवन, फॉर पोर्ट्स अडानी इज द वन। अब अडानी को पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स जिस हिसाब से सब कॉन्टिनेंट में मिल रहे हैं, ऑब्वियस सवाल उठता है कि ये सब बेवकूफी और ग्रॉस वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स क्या अडानी के लिए किए जा रहे हैं? हिस्ट्री देखो तो शक तो होता है। 1971 में निकोबारीज लीडर जॉन रिचर्डसन ने यूनियन टेरिटरी के चीफ कमिश्नर को याद दिलाया था निकोबार की एक एक इंच जमीन नेटिव्स की है। ब्रिटिश के क्लेम करने से भी बहुत पहले से 50 साल बाद भी वही लड़ाई चल रही है। गवर्नमेंट अब भी ट्राइबल और नेटिव ओनरशिप इग्नोर कर रही है। लैंड को वेकेंट डिक्लेयर करके कॉर्पोरेट को देने की प्लानिंग कर रहा है। ग्रेट निकोबार एक केस स्टडी है कि डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रक्शन को कैसे एनेबल किया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड, एनवायरमेंटल लॉज वायलेटेड, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉयड, डिजास्टर रिस्क इग्नोर्ड, सब कुछ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए कुर्बान। मोदी है तो यही मुमकिन है। एक बात याद रखिए, जब राष्ट्र का हित हाशिए के हक को मारकर पूरा हो तो जिन्हें चैन से जिन्हें ना दिया जाए चुपचाप मरते भी नहीं है। उन्हें गिनती में लाइए वरना वो विनती करना छोड़ देंगे। मेन स्ट्रीम में लाने का ये मतलब नहीं कि आप उन्हें मुख्य धारा में लाके डुबा दें। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर बन रहा है कसिनो, जहाँ सरकार और बिजनेसमैन जुआ खेल रहे हैं और दाव पे है इस देश का जन, जंगल और जमीन। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी।